हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेंद्र सिंह नरूका और मैं आज बात करने जा रहा हूँ ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 CE। ये वीडियो लेक्चर पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसी का कंटिन्यू पार्ट है। हमने लास्ट बिंदुसार पर स्टॉप किया था, मौर्यन डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे और अब हम बिंदुसार के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर रूलर है बिंदुसार का बेटा अशोका। इसे अशोक भी कहते हैं। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज़ अशोका द ग्रेट। आप यहाँ पर इसकी तस्वीर देख सकते हो। ही वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अशोका के बारे में, अशोक ने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया, 273 BCE से लेकर 232 BCE तक। तो जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध इंडिया को अपने हाथ में ले लिया था। साउथ इंडिया से हमें कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं और उन रिकॉर्ड्स के नाम हैं मास्की एंड गुज्जरा। उन रिकॉर्ड्स में अशोक के नाम अपने को पता चलते हैं। अशोक के क्या क्या नाम थे? देवनामपिये और देवनामपियदसी, ये दो प्राकृत भाषा के शब्द हैं। ये संस्कृत भाषा से इसे कंपेयर कर सकते हो आप, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदसी, यानी कि देवों का प्रिय है जो, उसे अशोक बताया गया है। देवों का प्रिय दास जो है उसे अशोक कहा गया है। देवनाम पिय, देवनाम पियदसी आर द टू प्राकृत वर्ड्स विच वर डिराइव्ड फ्रॉम द टू संस्कृत वर्ड्स देवनाम प्रिय एंड देवनाम प्रियदसी। ओके, एटिमोलॉजी के अपार्ट नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं हम। अशोक की शादी विदिशा की राजकुमारी से हुई थी। विदिशा मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में एक जगह है। पुराने टाइम में एक बहुत ही रिच सिटी हुआ करती थी विदिशा। तो विदिशा की राजकुमारी से अशोक की शादी होना और उसके बाद इसकी दो संतानें होना, 2 चिल्ड्रन। सबसे पहले बेटी संघमित्रा और उसके बाद पुत्र महेंद्र। ये दोनों ही काफ़ी टैलेंटेड थे, स्पिरिचुअल थे, जो अशोक के ग्लोरी को काफ़ी आगे बढ़ाते हैं। अशोक के इंस्क्रिप्शंस में उसकी रानी कारुवाकी के बारे में भी जानकारी मिलती है। ओके, अब इसकी पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, यानी आफ्टर द 7 years ऑफ हिज कोरोनेशन, कोरोनेशन शब्द का मतलब होता है राज्य अभिषेक, राज तिलक, राजगद्दी पर बैठना। वैसे आपको इसके अशोक का आपको टाइम पीरियड जो दिखाया गया है वो है 273 BC। जबकि आप पिछली स्लाइड्स में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अशोक जो है, अशोक के पिता जो बिंदुसार है, उनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है 272 BC में। तो ये कैसे हो सकता है, इतना कॉन्फ्लिक्टेड कैसे है? बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती है। सबसे पहले अशोक को बिंदुसार राजा नहीं बनाना चाहते थे और उन्होंने ये राज्य हड़पा था, एक्वायर किया था। हड़पना गलत हो जाएगा, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी शुड बी। उन्होंने इस राज्य को एक्वायर किया था अपनी एबिलिटीज़ पर, काबिलियत के आधार पर उन्होंने अपने राज्य को एक्वायर कर लिया था। पावरफुल थे, बुद्धिमान थे, धर्म और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था और इसलिए इन्होंने राज्य को एक्वायर कर लिया और इंडिया की हिस्ट्री को काफ़ी ग्लोरियस बना दिया। अगर ये नहीं बनते, दूसरा बनता, तो हो सकता है इंडियन हिस्ट्री इतनी ग्लोरियस और रिच नहीं होती। इनका राज्याभिषेक होता है 269 BC में। 269 BC में इनका राज्याभिषेक होता है और उसके 7वें वर्ष में इन्होंने कश्मीर और खोतान को अपने राज्य में मिला लिया था। कश्मीर और खोतान को मिलाने वाले पहले राजा थे इंडिया के। खोतान आता है मॉडर्न डे तिब्बत में, मॉडर्न डे चाइना में। तो ये पहला ये राजा थे जिन्होंने ट्रांस हिमालयन रीजन पे राज किया था, यानी कि हिमालय के उस पार जहाँ पर तिब्बत हुआ करता था। 261 BC में कलिंग युद्ध होता है और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में से बताया गया है कि कलिंग के युद्ध में इन्होंने नंदराज को हरा दिया था और कलिंग राज्य अपने में मिला लिया था। कलिंग मॉडर्न डे ओडिशा। बट एक चीज़ है, कलिंग ने इनका हृदय परिवर्तन कर दिया।
अशोका वॉज चेंज्ड आफ्टर वॉचिंग लैक्स ऑफ पीपल डाइड, लैक्स ऑफ विडो वुमेन, तो उससे उनका दिल काफ़ी जो है पिघल गया था। कलिंग की राजधानी बनाई गई थी धौली, तौशाली। श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले ये शिव भक्त थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है कल्हन की किताब राजतरंगिनी। राजतरंगिनी क्या है स्टूडेंट्स? ये कश्मीर की हिस्ट्री बताती है किताब। कल्हन नाम के हिस्टोरियन ने राजतरंगिनी नाम की किताब लिखी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया जाता है, उस समय के इतिहास के बारे में। तो अशोक के बारे में बताया जाता है कि वो शिव भक्त था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ही एडॉप्टेड बुद्धिज़्म, किसके प्रभाव में आकर? श्रमण निग्रोध और उपगुप्त। आपको ये दो नाम याद रखने होंगे, श्रमण निग्रोध और उपगुप्त। फिर इसके बाद में श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के बाद में वह मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में भी आया, गुरु मोगली पुत्र तिस के इन्फ्लुएंस में भी आया, और उसने अपने पिताजी के जो धर्म थे आजीवक, उनके पिताजी का धर्म था आजीवक यानी डिपेंडेंट्स, और उनके दादाजी का धर्म था जैनिज़्म, और इनका खुद का धर्म था बुद्धिज़्म। आप देख सकते हैं कितनी वैरायटीज़ हैं, 3 पीढ़ियों में, 3 जनरेशन्स में इतनी ज़बरदस्त वैरायटीज़ आ जाती है। दादा जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है, बेटा आजीवक धर्म को स्वीकार कर लेता, और पुत्र, माफ़ कीजिएगा, पोता बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। मोगली पुत्र को इन्होंने अपना, मोगली पुत्र तिस को अपना गुरु बनाया, और उसके बाद में आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया। उन 4 गुफाओं के नाम इस प्रकार है: सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। यहाँ पर आप देख सकते हो अशोक के समय में साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर दूर तक हो गया था। ये अशोक के समय का राज्य था। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत ट्रांस हिमालयन रीजन भी आ जाता है, जिसमें ये वाला रीजन भी आ जाता है, ट्रांस हिमालयन रीजन। ये इसके अंदर बताया नहीं गया है इस मैप में। ट्रांस हिमालयन रीजन पर भी अशोक का रूल हुआ करता था। इज़ दैट क्लियर? फिर बात करते हैं हम अशोक के स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। वैसे इसकी स्पिरिचुअल लाइफ कलिंग के युद्ध के बाद शुरू हो ही जाती है, आप सब अच्छे से जानते ही हैं। अशोक ने रिलीजियस ट्रैवलिंग शुरू की। सबसे पहले तो बोध गया जाते हैं। बोध गया बुद्धिज़्म की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वेयर गौतम बुद्ध वॉज एनलाइटेड। ही वॉज गेटिंग नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ ट्रुथ, व्हाट इज़ धर्म, व्हाट इज़ डेथ। ये सब जो रहस्यमय चीज़ें, उनके बारे में उन्हें गया में ज्ञान होता है। तो उसी जगह को बाद में बताया गया बोध गया। बेसिकली वो प्लेस गया थी, गया, और बाद में उसका नाम पड़ गया बोध गया, क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध को बोध हो जाता है सत्य का, धर्म का, शास्त्रों का, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये बोध गया क्यों जाते हैं? क्योंकि ये बुद्धिज़्म को लेकर इम्पोर्टेंट प्लेस थी। और जाते कब हैं? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष यानी 269 BC में तो उनका राज्याभिषेक हुआ, और 259 BC में ये बोध गया पर चले जाते हैं। फिर 20वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यानी 249 BC को लुम्बिनी जाते हैं। लुम्बिनी भी बुद्धिज़्म को लेकर एक इम्पोर्टेंट प्लेस थी। वहाँ पर जाकर ये गौतम बुद्ध को उनके मूर्तियों के आगे नतमस्तक होते हैं। बात करते हैं इनकी राजव्यवस्थाओं के बारे में। रुमनदेही अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ पर टैक्स को कम कर दिया। रुमनदेही इंस्क्रिप्शंस में ऐसी जानकारी दे रखी है, इट वॉज गिवन इन रुमनदेही इंस्क्रिप्शन दैट अशोका रिड्यूस्ड द टैक्स। कितना था पहले? 1/6 था, मतलब 1 पर 6 हिस्से, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया गया 1/8। 1/6 से 1/8 को इन्होंने टैक्स को कम कर दिया।
अशोक के एडिक्ट्स में बताया गया है चोल, चेर, पांड्य और केरल के जो सीमावर्ती इंडिपेंडेंट राज्य थे वो उस समय भी इंडिपेंडेंट ही थे। फिर इसके बाद में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। तो ये अशोक का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप ये अशोक का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। हाउएवर ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अशोक के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस हैं, इसलिए इसकी जानकारी ज़्यादा मिलती है। बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए उनकी जानकारी कम मिलती हैं। तो अशोक का टॉपिक काफ़ी बड़ा है। हाउएवर आप 4 नंबर के लिए इसमें अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम धम्म। ये भी अशोक से ही रिलेटेड है। 2018 में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन अशोकास धम्म। ये जो धम्म है ये संस्कृत शब्द धर्म से लिया गया है। संस्कृत शब्द धर्म से लिया गया है। तो एटिमोलॉजी यहाँ पर प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा में र का उच्चारण नहीं होता था। जैसे पुत्र तो उसमें कहा जाता था पुत्र, प्राकृत लैंग्वेज में कहा जाता था पुत्र। प्रिय उसमें कहा जाता था पिय। तो उसी तरह से धर्म इसमें कहा गया धम्म। अशोक ने इंसान के मॉरल डेवलपमेंट्स के लिए जिन आइडियोलॉजीज़ को स्टार्ट किया उसे धम्म कहा जाता है। और धम्म की डेफिनेशन 2nd और 7th रॉक एडिक्ट्स में दे रखी है। अशोक कुछ रॉक एडिक्ट्स भी बनवाया करता था जिससे उसकी हिस्ट्री का पता चल सके। 2nd और 7th रॉक एडिक्ट्स में जानकारी मिलती है। अब क्या डेफिनेशन है धम्म की? धम्म के अनुसार इंसान को पाप कर्म नहीं करने चाहिए, विश्व कल्याण करना चाहिए, दया, दान, सत्य और प्यूरिटी ऑफ वर्क। इसके अलावा भी कुछ है धम्म के अंदर। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, सिंफुल एक्ट नहीं करना यानी पाप रहित होना, व्यवहार में शुद्धता लाना, मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों इन सभी के प्रति दानशील होना और एक अच्छा बिहेव करना, यही धम्म की शर्तें हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम 3rd रॉक एडिक्ट्स में बताया गया है मॉडरेटली कलेक्टिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग। 3rd रॉक एडिक्ट्स में बताया जाता है मॉडरेटली कलेक्टिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग, जिसका अर्थ होता है कि हिसाब से ही हमें संग्रहण करना चाहिए और हिसाब से ही हमें उसको खर्च करना चाहिए। ज़्यादा न कमाना चाहिए और न ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कमाओ, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग खर्च करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। भब्रू रॉक एडिक्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों में अपनी आस्था प्रकट की है। हिज बिलीफ वॉज इन 3 रत्नास ऑफ बुद्ध, और वो 3 थे बुद्ध, धम्म और संघ। सांची और सारनाथ इंस्क्रिप्शंस भी कुछ कहती हैं अशोक के धम्म के बारे में। सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है और सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। बताया जाता है कि अशोक ने अपने महामात्रों को यह आज्ञा दी थी कि उन भिक्षु और भिक्षुणियों का बहिष्कार किया जाए जो काउंसिल को तोड़ते हैं यानी संघ को तोड़ते हैं। वंस अगेन अशोका ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को ऐसा एक ऑर्डर दिया था जिसमें ऐसा उनको बताया गया था कि आप उन भिक्षुज और भिक्षुणियों को बॉयकॉट करें यानी बहिष्कार करें जिसने भी डिसयूनाइट किया काउंसिल को। फिर बात करते हैं अशोक के फर्स्ट रॉक एडिक्ट में बताया गया है कि नो एनिमल शुड बी सेक्रीफाइड फॉर यजनास। यज्ञों के लिए, धर्म के लिए या किसी भी आडंबर के लिए किसी जानवर की बलि नहीं दी जानी चाहिए। पशु वध नहीं होना चाहिए।
एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अशोक के समय में जानवर भी अपने फंडामेंटल राइट्स रखा करते थे, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखी है स्टूडेंट्स। ये धम्म वाला टॉपिक क्लियर है। 4 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है। आपको यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसमें से मीनिंग वाले पॉइंट्स को ज़रूर कवर अप करें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं धम्म यात्रा के बारे में। देखिए, अशोक से पहले जो भी राजा महाराजा हुए वो विहार यात्राएं करते थे। विहार यात्राएं क्या होती है? फॉरेस्ट ट्रैवलिंग्स, जिसमें राजा जो है हंटिंग किया करता था। इज़ दैट क्लियर टू यू? राजा हंटिंग किया करता था जानवरों की। अशोक ने इसको रिप्लेस करके धम्म यात्रा इंट्रोड्यूस कर दी, जिसमें क्या किया जाता था? धर्म की वजह से या धार्मिक यात्राएं की जाती थी, और ब्राह्मणों, श्रमणों और ओल्ड्स को, जो एज्ड लोग थे, उनको कई चीज़ें दान करना, हो सके तो स्वर्ण भी दान करना। नेक्स्ट इज अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है? अशोक के राज्य में कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे, जैसे प्रादेशिक्स, रज्जुकास और युक्तक्स। इन्हें रिलीजियस प्रोपागेंडा के लिए भेजा जाता था, यानी धर्म के प्रचार के लिए इन्हें भेजा जाता था, और ये किया जाता था हर 5वें वर्ष में। दिस वॉज डन आफ्टर एवरी 5th ईयर। धम्म महामात्र। धम्म महामात्र क्या है? अशोक अपने कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक के 14th ईयर में धम्म महामात्रों की अपॉइंटमेंट करता है, उन्हें नियुक्ति देता है, जिनके मेन फंक्शंस थे लोगों में धर्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना, वो लोगों को दान दे सके इसके लिए इनकरेज करना, जेल में यानी कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सज़ा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, उन्हें पैसों से हेल्प करना, एट्सेट्रा। ये सब धम्म महामात्र के फंक्शंस हुआ करते थे, कार्य हुआ करते थे। Once again I am repeating, in the 14th year of coronation, Dhamm Mahamatras were appointed to encourage and propagate religion. 14वें वर्ष में धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की गई, जिससे उनको कहा गया कि आप धर्म का प्रचार करें, आप धर्म को बढ़ावा दें, लोगों को कहें कि दान दें, गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों की मदद करें। ऑल दीज वर इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। तो ये धम्म महामात्र ऑफिसर्स थे जो ऐसा काम करते थे। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स क्या होता है? पत्थर पर लिखे हुए कुछ इंस्क्रिप्शंस। अशोक पहला ऐसा रूलर था जिसने इंस्क्रिप्शंस के या रॉक एडिक्ट्स के थ्रू अपनी प्रजा को संबोधित किया। एड्रेस्ड हिज पीपल थ्रू रॉक एडिक्ट्स। वैसे इसको ये प्रेरणा ईरान के राजा दारा फर्स्ट से मिली। उसका दूसरा नाम था डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। उससे उसे ये प्रेरणा मिली कि हमें भी रॉक एडिक्ट्स बनानी चाहिए और प्रजा के साथ संवाद करना चाहिए। अशोक के ज़्यादातर जो एडिक्ट्स हैं वो ब्राह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का, लिखने का एक तरीका होता है। जैसे इंग्लिश लिखी जाती है रोमन में, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में, उसी तरह से उस समय प्राकृत या पाली भाषाएं लिखी जाती थी ब्राह्मी या खारोष्टी स्क्रिप्ट में। अधिकतर लिपि जो है उसकी ब्राह्मी में मिलेगी, जबकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसमें मनसेरा और शाहबाजगढ़ी शामिल है, वहाँ पर खरोष्टी लिपि आपको मिलेगी। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक पिलर पर 7 एडिक्ट्स एक साथ लिखे हुए हैं। वंस अगेन, 1 पिलर जिसे दिल्ली लाया गया टोपरा से। टोपरा कहाँ पर है? ये दिल्ली से कुछ किलोमीटर के नॉर्थ पर है। 7 एडिक्ट्स एक साथ लिखे गए हैं। फिर बात करते हैं ग्रीस के साथ कैसे संबंध है। ग्रीस का राजा एंटियोकस सेकेंड, उसके बारे में बताया गया है कि उसने भी अपने एम्बेसडर्स भेजे हैं, और ये सब 2nd और 3rd रॉक एडिक्ट्स में
बताया गया है। वेल, ये सब जानकारी भारत तक कैसे पहुंची? एक अंग्रेज़ इतिहासकार था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। वो पहला व्यक्ति था जिसने इन लिपियों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अब बात करते हैं, भारत का एक पड़ोसी राज्य है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, जिसे उस समय कहा जाता तामपर्णी। वंस अगेन, भारत का एक नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड कंट्री है तामपर्णी। आज के दिन उसे श्रीलंका कहा जाता। उसका एक राजा था तिस। वो अशोक की पर्सनैलिटी से बहुत बहुत इम्प्रेस्ड था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। इसीलिए उसने भी अपने राज्याभिषेक के समय में एक टाइटल हासिल किया, एक उपाधि धारण की, जिसका नाम था देवनाम पिये। अशोक का बेटा महेंद्र वो उसी राज्याभिषेक में गया था, तामपर्णी के राज्याभिषेक में, जिसे उस समय कहा गया था बौद्ध